साक्षात प्रतिबिंब, इन तीनों शब्दों को जिनके जीवन में हम देख सकते हैं, ऐसे महाराज जी हैं। अगर हम आध्यात्म की बात करें तो उनका सन्यासी जीवन एकदम युवावस्था से ही, और उन्होंने जो सारे देश में अत्यंत श्रद्धा का स्थान है, ऐसे सन्यास जीवन को उन्होंने स्वीकार किया और एक पूर्ण आध्यात्मिक जीवन ये उन्होंने स्वीकार किया, और वो आध्यात्म उनके जीवन से हमें दिखता है। अगर हम संस्कृति की बात करें तो अगर हम उत्तर प्रदेश का वर्तमान देखें तो चाहे वो अयोध्या की दीपावली हो, चाहे मथुरा का रंगोत्सव हो या प्रयाग का कुंभ हो, किसी संस्कृति को जीवित रखने के लिए जिस प्रकार से उत्सव बनते हैं, तो मुझे लगता है कि अयोध्या में होने वाला छोटी दीपावली का जो पर्व है, एक प्रकार से एक नया उत्सव ये महाराज जी ने प्रारंभ कर दिया, और एक प्रकार से संस्कृति का प्रतिबिंब हम उनके जीवन में देख सकते हैं। और प्रशासन तो देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते, और उत्तर प्रदेश में जो आज हमें एक लंबे समय उत्तर प्रदेश जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति से त्रस्त रहा, उस जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को समाप्त करके और एक सुशासन देने का काम, एक श्रेष्ठ प्रशासन देने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। प्रशासन के जितने आयाम हो सकते हैं, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, सुशासन होगा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन होगा, अपराध मुक्त शासन होगा, वो सब पर आज उत्तर प्रदेश अग्रणी दिखता है। कोविड जैसी आपदा में देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बाद भी जिस प्रकार से कोविड पर नियंत्रण किया गया उत्तर प्रदेश में, ये महाराज जी के प्रशासन की कुशलता ही थी। तो ऐसे जो आज का विषय है संस्कृति, आध्यात्म और प्रशासन, उन तीनों विषयों पर अधिकृत प्रवक्ता अगर आज देश में कोई एक व्यक्ति हो सकता है तो ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में है। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस विषय पर हम उनका उद्बोधन सुन सकेंगे। मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के हमारे स्वागत अध्यक्ष श्री नंदकिशोर दत्त जी से कि वे माननीय महाराज जी का भी स्वागत करें, बाकी सब लोगों का स्वागत करें। संक्षिप्त शब्दों में वो स्वागत श्रीमान नंदकिशोर दत्त जी। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नमस्कार। पूर्व हमारे सिविल सेवा अधिकारी मंच के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार जी, माननीय संतोष जी, माननीय आर.एस. गुप्ता जी और हम सबको संयोजन करने वाले कन्हैया जी, आज के इस तीसरे सत्र में जो विषय आपने चुना और जिस विषय को अधिकृत रूप से जीते हुए
संकल्प फाउंडेशन ट्रस्ट एवं पूर्व सिविल सेवाधिकारी मंच के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आज की इस व्याख्यानमाला कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी, श्रीमान आनंद किशोर गर्ग जी, श्रीमान संतोष तनेजा जी, श्रीमान कन्हैयालाल जी, डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी, उपस्थित सभी अन्य महानुभाव, मैं आज की इस व्याख्यानमाला में मुझे अवसर देने के लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। संकल्प ने पिछले 25-26 वर्षों के दौरान देश के प्रशासन में जिस प्रकार के युवाओं को भेज करके भारत और भारतीयता के प्रति एक भाव जागृत करने का प्रयास किया, आज प्रशासनिक व्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में उसका कुछ हद तक प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन एक अभी लंबी यात्रा की तैयारी हम सबको करनी होगी। क्योंकि आज़ादी के बाद भारत ने जिस संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, इसमें कार्यपालिका की रीढ़ के रूप में प्रशासनिक तंत्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन प्रशासनिक तंत्र में जुड़े हुए लोग, जो हमारा सिविल सेवक है, वह भारत और भारतीयता के प्रति अपनत्व का भाव अगर नहीं रखता है तो उसके दुष्परिणाम हमें व्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में अव्यवस्था, अराजकता, अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के रूप में देखने को मिलता है। एक सिविल सेवक से ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करने के साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से जनता के प्रति संवेदनशील बनने की, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की, एक अनुशासित जीवन जीने की, एक सत्यनिष्ठ, एक पारदर्शी और एक शुचितापूर्ण जीवन शैली की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या ये सब कुछ आज़ादी के बाद अगर हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा होता तो संभवतः स्थिति कुछ और होती। भारत किसी अन्य नई मुकाम तक पहुंचा होता, एक नई मंजिल तक पहुंचा होता। लेकिन देर से ही सही 1986 फिर 1994 में संकल्प जैसी संस्थाओं ने आकर के जो प्रयास प्रारंभ किया, अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है।
मेरा ये मानना है, मैं बार बार इस बात को मानता हूं और मैं बार बार अपने प्रशासनिक अधिकारियों की, जो हमारी एक नई टीम जब भी आती है, तो मैं उनसे हमेशा इस बात के लिए अपील करता हूं और इस बारे में निरंतर उनको इस बारे में गाइड भी करता हूं कि आप जिस महत्वपूर्ण दायित्व में जा रहे हैं, स्वाभाविक रूप से वहां पर आपके पास ताकत भी है और प्रलोभन भी है। आपको वहां पर तय करना है अपनी एक लंबी यात्रा को गरिमापूर्ण तरीके से, गौरवशाली तरीके से आगे बढ़ा करके एक सामान्य जन की भावनाओं को अपने साथ जोड़ने और उन भावनाओं के माध्यम से हम जनता के मन में अपनी एक अच्छी छवि शासन के कार्यों के माध्यम से स्थापित करने में कितने सफल होते हैं एक संवेदनशील प्रशासक के रूप में, जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने वाले अधिकारी के रूप में, साथ साथ हर सम विषम परिस्थिति में कठिन चुनौतियों से जूझकर एक सामान्य जन के लिए, आम नागरिक के लिए एक नया रास्ता दिखाने वाले प्रशासक की भूमिका के रूप में अगर कोई हमारा सिविल सेवक कार्य करता है, तो मैंने देखा है कि वह लंबे समय तक, एक लंबे कालखंड तक जनता की स्मृतियों में छाया रहता है। लेकिन जब दायित्व मिलने के बाद पद और पद की लोलुपता उसे गलत दिशा में ले जाती है, तो वही व्यक्ति समाज का बल न होकर के जनता उससे किसी न किसी प्रकार से छुटकारा पाना चाहती है। यानी जो हमारी ताकत जनता के हित तक शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का माध्यम बननी चाहिए थी, और जिन योजनाओं के माध्यम से हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कार्य कर सकते, जब हम उन सब दायित्वों से विमुख होकर के किसी अन्य कार्य की अन्य दिशा में संलिप्त होते हैं, तो आम जनमानस भी इसके बारे में सोचता है कि यह व्यक्ति जितनी जल्दी इस व्यवस्था से हटे, वह फिर जनता का, शासन का बल न होकर के उसके लिए एक बला बन जाता है। लोग उसको हर हाल में उस व्यवस्था से मुक्त करना चाहते हैं और वहीं से उस प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति के पतन की शुरुआत होती है। और वह शुरुआत सकारात्मक दिशा में भी कर सकता है और नकारात्मक दिशा में भी कर सकता है। जीवन में ये दोनों पक्ष, अगर हमारा पक्ष रचनात्मक है तो वह हमें एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जीवन भर सम विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा। हमारा पक्ष नकारात्मक है तो नकारात्मक पक्ष हमें गलत दिशा की तरफ लेके जाएगा, असंवेदनहीन बना करके लोगों को के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने के लिए हमें पक पक पर हम उस दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और यहीं से शुरुआत होती है कि क्या अध्यात्म का कोई महत्व व्यक्ति के जीवन में है या नहीं है। और मैं तो इस बात को मानता हूं
कि मनुष्य और पशु में अंतर इसी बात को लेकर के है। मनुष्य अगर संवेदनशील है, उसके अंदर संवेदना है, अच्छे बुरे को जानने की सामर्थ्य एक विराट क्षेत्र में है, चेतना के विस्तृत आयाम को बढ़ाने की एक क्षमता अगर एक मनुष्य के अंदर है तो इसलिए है क्योंकि मनुष्य एक इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक जीव है। अगर अध्यात्म न हो तो हम चेतना के आयाम को विस्तृत नहीं कर पाएंगे। हम अच्छे बुरे के बारे में जानकारी लेने में, निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि मनुष्य एक आध्यात्मिक जीव है और आध्यात्मिक होने के नाते वह अध्यात्म हमें सदैव रचनात्मकता की प्रेरणा देता है, एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर करता है। इस सकारात्मक ऊर्जा हमें अच्छी दिशा में, लोक कल्याण की दिशा में कार्य करने के लिए सदैव प्रेरित करती है। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान वहां से प्रारंभ होता है और अच्छे बुरे का ज्ञान जब हम पहले ही दृष्टि से करना प्रारंभ करते हैं तो कभी भी गलती नहीं कर सकते। हमारी दिशा स्पष्ट होगी, हमारे लक्ष्य स्पष्ट होंगे और हम अपनी उस दिशा में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में किसी भी प्रकार का कोई संकल्प, कोई संदेह हमारे सामने नहीं होगा। ये अध्यात्म हमारे जीवन के अंदर इस भाव की प्रेरणा सदैव प्रदान करता है। मैं जब अपनी शासकीय व्यवस्था के बारे में प्रशासन से कहता हूं तो मैं एक बात कौन से अवश्य इस बारे में कहता हूं, हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन की उस बात को याद रखना होगा जब उन्होंने जगतगुरु शंकराचार्य की आत्मकथा के बारे में लिखना प्रारंभ किया कि आखिर वे आदि शंकराचार्य में ऐसी कौन सी योग्यता थी, क्या क्षमता थी जिसके कारण वह जगत के लिए पूज्य हुए। और जो सबसे पहला गुण उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसमें रेखांकित करने का प्रयास किया, उनकी संवेदनाओं का किया। हमारे सन्यास का एक धर्म होता है, जब सन्यास लेते हैं तो सन्यास देते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है कि जब हम भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं, एक ही घर में जाएंगे, मिले न मिले हमें उसे संतुष्ट होना होगा। भिक्षा का मतलब यह भारत की परंपरा का एक वो दिव्य गुण है जिसमें देने वाले का भी और लेने वाले का भी अहंकार का बोध समाप्त होता है। यह एक वृत्ति नहीं है, यह एक व्यवसाय नहीं है जैसे कुछ लोग करते हैं। देने वाले के अंदर भी कोई अहंकार का भाव न हो और लेने वाले के मन में भी किसी प्रकार का हीन भाव न हो। कहते हैं सन्यास जीवन प्रारंभ करते समय आदि शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए जाते हैं। एक घर के सामने अच्छा खासा घर है, उसके सामने जाकर के खड़े होकर के भिक्षाम देही की आवाज लगाते हैं। अंदर से जब तक घर की मालकिन भिक्षा का लेकर के एक पात्र में लेकर के जब तक भिक्षा देने के लिए आती है, तब तक आदि शंकराचार्य की आवाज सामने पड़ी हुई झोपड़ी में करा रहे एक व्यक्ति की ओर जाती है और उनके मन में बात कौनती है कि सामने इतना भारी भरकम महल है और ये सामने एक झोपड़ी में करा रहा व्यक्ति भूखों करा रहा है। अंतःकरण से वे हिल गए। उन्होंने कहा दृश्य कैसा?
उन्होंने जब घर की मालकिन भिक्षा लेकर के आती है, भिक्षा लेने के लिए जैसे ही आदि शंकराचार्य ने अपना पात्र आगे किया, भिक्षा जैसे ही पात्र में पड़ता उन्होंने पात्र पीछे खींच दिया। घर की मालकिन ने पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपका भिक्षा नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, क्यों? उन्होंने कहा, देखिए, भिक्षा देने के लिए आपके मन में वो भाव नहीं है जिस भाव से मैं आपके पास भिक्षा लेने के लिए आया था। आपके घर के सामने एक व्यक्ति भूखों मर रहा है, करा रहा है, आपके मन में वो भाव, आपके मन में संवेदना क्यों नहीं जागी कि उसके प्रति भी आपका कोई दायित्व है? और अगर आप अपने इस दायित्व को नहीं मान पाती हैं, इसका मतलब आप संवेदनहीन है। आपके द्वारा दिए गए अन्न से मैं भी कहीं संवेदनहीन न हो जाऊं, ये मेरे सन्यास धर्म के विपरीत धर्म होगा और इसलिए मैं आपका भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। वे वापस चले जाते हैं। ये भाव, मुझे लगता है कि यह एक महत्वपूर्ण भाव है जो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए प्रत्येक सिविल सेवक के मन में आना चाहिए। हम जनता के लिए बनाए गए हैं, जनता हमारे लिए नहीं बनाई गई है। और उस दृष्टि से मेरा एक सामान्य जन के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य होंगे, उसके इतर मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। और मुझे लगता है यह भाव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस रूप में रेखांकित किया है, यह उम्मीद प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी से की जा सकती है। दूसरा भाव, अक्सर आप देखते होंगे प्रशासनिक व्यवस्था में या शासकीय व्यवस्था में रहने वाले व्यक्ति के अंदर फिजूल खर्ची का जो भाव होता है, यह भाव क्यों पैदा होता है? जब हमें अपने समाज से, अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा पर कोई अपनत्व का भाव नहीं होता, गौरव का भाव नहीं होता है। याद रखना, संस्कृति किसी भी व्यवस्था की आत्मा होती है। आत्मा के बगैर शरीर की कल्पना नहीं की जा सकती। आत्मा एक जीवंत भाव है और वह जीवंतता किस रूप में हमें आगे बढ़ा सकती है? आचार्य चाणक्य ने इस भाव को किस रूप में प्रस्तुत किया? याद करिए, जब सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य के पास आते हैं, हम सब जानते हैं भारतीय इतिहास के उस कालखंड को जब सिकंदर महान के उस दंभ को तोड़ने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत ने किया था और उनके सेनापति सेल्यूकस को अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। यह उस समय की संधि के कुछ महत्वपूर्ण वे पल हैं जो भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में हम सबको अवगत कराते हैं। जब वह भारत के इस स्वर्णिम कालखंड को देखने के लिए वह स्वयं पाटलिपुत्र आते हैं, उनके मन में एक इच्छा जागृत होती है कि आखिर भारत इतना महान और इतना विस्तृत कैसे है, इसके पीछे कारण क्या है? तो प्रत्येक जन के मन में एक भाव था, एक नाम था और वह था आचार्य चाणक्य का। उनके मन में यह भाव पैदा हुआ कि मैं आचार्य चाणक्य के साथ यहां जाकर के उनसे मिलूं। स्वाभाविक रूप से उन्होंने इच्छा व्यक्त की
आचार्य चाणक्य के आश्रम में जा पहुंचे। वे राजधानी से दूर एक कुटिया में बैठ करके अपना अध्ययन अध्यापन के कार्य में बैठे लिप्त थे। अपने शासकीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। लेकिन जब उनके पास सेल्यूकस पहुंचते हैं और उनके सामने प्रश्न करते हैं, आज्ञा चाहते हैं कि वे स्वाभाविक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर भी थे, वहां के अतिथि भी थे, राज्यातिथि भी थे, लेकिन दूसरा एक देश के मंत्री भी थे। उस रूप में वे आते हैं तो उन्होंने उसी रूप में उनका आतिथ्य वहां पर उस राज्य में था ही। जब वे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आते हैं तो उनके सामने जाकर के जैसे ही चाणक्य के पास आते हैं, चाणक्य ने उनका अभिवादन किया और बिठाने के बाद हम सब जानते हैं कि आचार्य चाणक्य जिस दीपक की रोशनी में अपना शासकीय कार्य निर्वहन कर रहे थे, उन्होंने इस दीपक को बुझाया और एक नया दीपक प्रज्वलित करते हुए उन्होंने आए हुए अतिथि का अभिवादन करने के साथ ही उनसे पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। विदेशी अतिथि के मन में एक भाव जागृत हुआ कि जब मैं यहां प्रवेश किया था तब दूसरा दीपक, जब पहला दीपक जल रहा था और इस देश का जो महामंत्री है, प्रधानमंत्री है, वह एक दीपक में की रोशनी में अपने शासकीय कार्यों का निर्वहन कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं प्रवेश करता हूं, मुझे अभिवादन के साथ यहां पर आसन दिया जाता है, तो दूसरा दीपक जलता हुआ दिखाई देता है और पहला दीपक बंद कर दिया जाता है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछने का प्रयास किया। उन्होंने पूछा कि आखिर इसका पीछे का भाव क्या है। आचार्य चाणक्य ने कहा कि जब मैं शासकीय कार्य कर रहा था तो शासकीय धन से खर्च होने वाले दीपक का मैं उपयोग कर रहा था, लेकिन अब आप मेरे अतिथि हैं, आप व्यक्तिगत जिज्ञासा से यहां पर पहुंचे हैं, इसलिए ये मेरे व्यक्तिगत कार्य है और व्यक्तिगत कार्य के लिए मैं व्यक्तिगत पैसे से खर्च से ही दीपक जलाऊंगा। तो सेल्यूकस ने स्पष्ट कर दिया, उन्होंने कहा मैं समझ गया कि भारत महान क्यों है। भारत की महानता का उदाहरण आचार्य चाणक्य ने दिया। शासकीय शुचिता का, प्रशासनिक पारदर्शिता का हम किस रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। हम सबके जीवन में पग पग पर उस प्रकार के क्षण प्रत्येक के जीवन में आते हैं, यह हम सब जान सकते हैं, देख सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में हम इस बारे में भी जानते हैं कि अक्सर एक महत्वपूर्ण दायित्व पर बैठने के बाद व्यक्ति के मन में अपने परायेपन का भाव पैदा होता है और वह व्यवस्था कभी भी आदर्श व्यवस्था नहीं हो सकती। हम सब भारत के अंदर निवास करते हैं और दुनिया के अंदर शासन की अलग अलग शासन पद्धतियां होंगी, लेकिन आदर्श राज्य की व्यवस्था अगर कोई मानी गई तो राम राज्य की मानी गई। राम राज्य की आदर्श शासन की व्यवस्था के पीछे का भाव था, क्योंकि वहां पे अपना पराया कोई नहीं। तीनों प्रकार के तापों से, तीनों प्रकार के दुखों से, वह आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, तीनों के लिए उस व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं। और यह भाव जिस शासकीय व्यवस्था में हो वह तभी कोई पैदा कर सकता है जब श्री कृष्ण की कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का भाव उसके अंतःकरण में हो और उसके अनुरूप उसका आचरण भी हो। निष्काम कर्म योग की प्रेरणा
अक्सर होता है हमारे मन में एक भाव पैदा होता है कि हम ये कार्य करेंगे ये लाभ मिलेगा, ये काम करेंगे ये लाभ मिलेगा, और कामना हमेशा क्रोध को जन्म देती है, उत्तेजना पैदा करती है। उत्तेजना में शासकीय व्यवस्थाएं हमेशा भंग होती हैं। प्रशासन जब भी भेदभाव करने लग जाएगा व्यवस्था के साथ, एक सामान्य नागरिक के बीच में, परिवार के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, तो उसके प्रति वह विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकता। वह कभी भी विश्वास का प्रतीक नहीं बन सकता। हमारी संस्कृति हमें हमेशा निष्काम कर्म की प्रेरणा देता रहा है और सदैव हमने उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया है। ये निष्काम कर्म की ये प्रेरणा जो राम राज्य की भावना पर आधारित है, हर प्रकार के दुखों से मुक्ति का भी एक माध्यम है और इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य मुझे लगता है कि कोई प्रशासनिक, कोई सिविल सेवक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अगर ईमानदारी पूर्वक निष्काम कर्म भाव के साथ करता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। कोई उनके कार्यों पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, कहीं भी उनकी कार्य पद्धति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता और जन विश्वास का प्रतीक निरंतर बना रहेगा। जहां पर भी ईमानदारी पूर्वक अपने उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन कोई सिविल सेवक करता है, कोई प्रशासक करता है, तो वह जन विश्वास का प्रतीक बनता है। जन विश्वास का प्रतीक बन करके एक विस्तृत भूभाग को वह नेतृत्व देने की क्षमता भी रखता है। हम लोग अक्सर प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में कहते हैं कि देखो भाई, इस दायित्व पे जा रहे हो, लालच मत करना, भेदभाव मत करना, शासन की योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक पात्र लोगों तक पहुंचाना, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इस बारे में ध्यान हमें रखना होगा। एक गरीब जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की दुआ भी और उसका श्राप भी बहुत जल्दी लगता है। इसलिए कहीं भी उसकी दुआ को तो लेना, बद दुआ को कभी मत लेना। और वो बद दुआ तभी देता है जब हम उसके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। हमारा दायित्व होना चाहिए कि हम शासन की योजना को उस तक पहुंचा करके उसकी दुआ को लें। उसका वह आशीर्वाद ही हमें फलने फूलने और आगे बढ़ने के लिए एक लंबा जो है रास्ता हमारे लिए तय करेगा, मार्ग हमारा प्रशस्त करेगा। जब भी हम उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, उसे वंचित कर रहे हैं, शासन की योजनाओं से वंचित कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी योजनाओं से वंचित कर रहे हैं, तो उसकी बद्दुआ से हम बच नहीं पाएंगे। भले ही हम कुछ समय तक आंखों में धूल झोंकने का कार्य करेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक हम उसकी बद्दुआ से बच नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं उसका पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, अच्छा करियर लेकर के आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरुआती दौर में ही अच्छा करियर होने के बावजूद उन बद्दुआओं के कारण लड़खड़ाते हुए दिखाई देते हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है जब उनके सामने आगे का कोई रास्ता नहीं होता है और निराशा और हताशा में उनका आगे का जीवन व्यतीत होता है। मुझे लगता है कि हमें इस बात को लेकर के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। मुझे याद है हम लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से आप देखेंगे सबसे बड़ा राज्य है। 2017 के पहले 20 वर्षों तक प्रदेश के अंदर किस प्रकार का माहौल था ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। परिवार के आधार पर, जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर
किस प्रकार से आपस में बांट करके व्यवस्था के पूरी व्यवस्था को और सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके रख दिया गया था। हम लोगों ने 2017 में आने के बाद एक ही बात तय किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनते समय उन्होंने कुछ बातें देश के सामने रखी थी। उन्होंने कहा कि अब तक क्या हुआ मैं इस पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन हमारी सरकार जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर कार्य नहीं करेगी। हम तो गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कार्य करेंगे, यानी सबका साथ, सबका विकास। भारतीय संस्कृति भी यही तो कहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। यानी ये भाव वही है जिसे आज एक बहुत सरल शब्दों में, 2 शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबके सामने व्यक्त कर दिया, लोक भाषा में व्यक्त कर दिया। लोक भाषा, लोक परंपरा, लोक संस्कृति और लोक सभ्यता ये बड़ी मायने रखती है। आज की सबसे सहज और सरल भाषा थी सबका साथ, सबका विकास। और सबका साथ और सबके विकास का यह भाव किस रूप में प्रस्तुत होता है? बिना भेदभाव के हर एक गरीब का खाता खोल देंगे। जिस गरीब का खाता खुला उस समय लोग मजाक उड़ाते थे कि कब 15 लाख रुपए इस खाते में जाएगा, लेकिन कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, अगर जनधन के अकाउंट नहीं होते तो क्या हम डीबीटी के माध्यम से पैसा एक गरीब के खाते तक पहुंचा पाते? इतना मैन पावर कहां से आता? इतनी जनशक्ति कहां से हम लेके आते? इतने चेकबुक कहां से लेके आते? घर घर तक पहुंचाने के लिए। और फिर लॉकडाउन के दौरान क्या बैंकों की स्थिति बनी रह पाती? लेकिन 2014 में जनधन अकाउंट खोलने का परिणाम क्या था? 2020 में जब एक वैश्विक महामारी कोरोना आती है, जनता तक शासन की सुविधा पहुंचानी है, तो उसके लिए एक सिस्टम बन गया। हर जनधन अकाउंट धारी महिलाओं के खाते में पैसा जाना है, एक जगह क्लिक किया और उतने अकाउंट धारी सभी महिलाओं के खाते में पैसा चला गया। मुझे याद है 2 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देना था। 2014 के पहले की स्थिति क्या हुआ करती थी? लेखपाल जाता था, वह जाता था, 2000 की राशि अगर किसी गरीब किसान को देना होता था तो पहले किसान से बोला जाता था कि वे 500 रुपये दो। आखिर देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा ही था कि हम 100 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीब तक 10 ही रुपया पहुंचता है। लेकिन आज तकनीक ने और प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता ने, उनकी संवेदनशीलता ने किसको कितना आसान किया कि हर गरीब का बैंक में अकाउंट खुल गया। और एक अकाउंट खुला है यानी जीरो, उसका अकाउंट में कोई पैसा नहीं, सरकार उसमें क्रेडिट कर रही है। और उसका परिणाम क्या है कि शासन की योजना उस गरीब तक पहुंच रही है। जब मैंने इस बारे में मार्केट का हाल दीपावली के समय लेने का प्रयास किया, जबरदस्त इसका प्रभाव था। मुझे हर एक तबके ने इस बारे में कहा कि एक कॉमन मैन मार्केट में देखा गया खरीदारी करते हुए। कोई कपड़ा खरीद रहा है, कोई बर्तन खरीद रहा है, कोई जेवर खरीद रहा है, कोई नया सामान खरीद रहा है। मार्केट फिर से अपनी पूर्व से भी बेहतर स्थिति में पहुंचा। ये चीजें दिखाती हैं कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए और ईमानदारी पूर्वक उसको लागू करने के लिए उस प्रकार का तंत्र को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें तो ये संभव है। आखिर कैसे इसने इस संकल्प को पूरा किया, ये इसका उदाहरण है। दूसरा,
टीम वर्क, प्रशासनिक व्यवस्था में टीम वर्क का अपना महत्व है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात वैसे ही नहीं कर लेते, भारतीय संस्कृति वैसे ही नहीं इसकी बात करती है। ये केवल एक भाव नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी एक अकेले व्यक्ति सब काम नहीं करेगा, वही सब कुछ नहीं कर सकता, टीम कार्य करती है। कोरोना कालखंड में हमारा परिणाम किसी भी अन्य राज्य में से सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि यहां पे टीम वर्क है। 24 करोड़ की आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ की आबादी का उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की मान्यता थी कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य राज्यों की तुलना में कमजोर है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों के मन में धारणा थी कि प्रवासी कामगार और श्रमिक सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से हैं और जब ये वापस आएंगे तो क्या हाल होंगे। मेरे सामने भी चुनौती थी, लेकिन 25 मार्च को लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही हमने भी इस पे कार्य प्रारंभ किया। मंत्रिमंडल की अलग अलग समितियां बनाई गई, प्रशासनिक की एक टीम 11 बनाई गई, हर एक स्तर पर हर एक को जिम्मेदारी दे दी गई। सीनियर प्रशासनिक अधिकारियों को 2-2, 3-3 विभागों की जिम्मेदारी, उनके साथ समन्वय बनाकर के आप इसको लागू करेंगे। और आज उसका परिणाम है कि 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए। प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी आबादी थी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आजादी के बाद से उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इस सब के बावजूद मैं कह सकता हूं कि देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद पॉजिटिविटी सबसे कम, CFR सबसे कम, प्रदेश के अंदर सबसे बेहतर परिणाम देने की स्थिति में आज के दिन पर हम लोग हैं। और इसका कार्य हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया था। आप में से बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारीगण या संकल्प के साथ जुड़े हुए पदाधिकारी इस बारे में जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1977 से एक बीमारी थी इंसेफ्लाइटिस की। बड़े पैमाने पर मौतें होती थी, बड़े पैमाने पर मौतें होती थी। याद करिए 2017 में जब मीडिया को हमारे खिलाफ कोई भी मुद्दा नहीं मिला तो मीडिया ने इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत को यह लिखा था कि ऑक्सीजन के अभाव में मौत हो रही है। 2017 में हम लोग उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई थी। 1977 से 2017 तक मौत का सिलसिला 40 वर्षों तक चलता रहा। प्रतिवर्ष 500 से लेके 1500 मौतें होती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, इन सभी जनपदों में। और इन सभी जनपदों में इतनी मौतें होती थी। मैं संसद में जब भी 1998 में मैं सांसद बना था, कोई सत्र ऐसा नहीं होगा 1998 के बाद से 2017 तक जब मैंने संसद में इस मुद्दे को न उठाया हो और इस पर लंबी चौड़ी बहस न करवाई हो। लेकिन इंसेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पाया। 2017 में जैसे ही प्रदेश में दायित्व मेरे ऊपर आया, मैंने अंतर विभागीय समन्वय स्थापित करवाया। हर एक विभाग को अलग अलग दायित्व दिए गए। स्वच्छ भारत मिशन ने इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और हम लोगों ने अलग अलग विभागों को, स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया। स्वास्थ्य विभाग के साथ ग्राम्य विकास और पंचायती राज को, नगर विकास को, महिला और बाल विकास को, शिक्षा को, इन सभी को आपस में जोड़ा। दिव्यांगजन कल्याण विभाग को, इन सबको इसके साथ जोड़कर काम किया। अभियान चलाए गए स्वच्छता का, प्रत्येक घर में शौचालय बने इस अभियान का, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के सेंटर PSC स्तर पर बनाए गए, मिनी पीको की स्थापना की गई। हर जनपद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 10 से 12 बेड का एक ICU स्थापित किया गया। ट्रेनिंग के व्यापक कार्यक्रम चलाए गए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, टीम वर्क का परिणाम, जिसको भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है,
वह एक टीम वर्क किस रूप में सामने आता है, ये अंतर विभागीय समन्वय उस टीम के रूप में काम की, और उसका परिणाम क्या है। विगत वर्ष हम लोगों ने 65% मौत के आंकड़े कम किए थे, और इस वर्ष 95% मौत के आंकड़ों को हम कम करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। ये मृत्यु दर 17 में बढ़े थे, 18 में उससे आधे में हम आए, 19 में हम लोग 65% मौत के आंकड़ों को कम करने में सफल हुए, और 2020 में 95% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और हमारा प्रयास है कि अगले वर्ष तक हमारा प्रयास होगा कि इंसेफ्लाइटिस को पूर्णतः उन्मूलन हम उत्तर प्रदेश की धरती से कर देंगे। इस लक्ष्य के साथ प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य चल रहा है। टीम हमारे पास वही है, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री बदलने के साथ पूरा प्रशासनिक तबका बदल जाता हो। सारे कर्मचारी वही हैं, प्रशासनिक अधिकारी वही हैं, लेकिन कार्य कैसे होना है, आपसी समन्वय के माध्यम से कैसे परिणाम आने हैं, वह कार्य आज वहां पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ चीजें थी जो पहले से हमारे पास मौजूद हैं। प्रशासनिक व्यवस्था का अनुभव हमें ब्रिटेन और अमेरिका नहीं सिखाएगा। रामायण इसका आदर्श उदाहरण हो सकता है। रामराज्य की अवधारणा रामायण से भी मिलती है। महाभारत का शांति पर्व तो राजा और राज्य के संचालन की व्यवस्था, राज्य के कर्तव्य और राज्य संचालन की आदर्श व्यवस्था कैसे हो सकती है, इसके उदाहरणों से भरी पड़ी है। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जब भारत का स्वर्णयुग माना जाता है, आज से ईस्वी सन से कुछ ही 100 वर्ष पहले की घटना है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को जिस रूप में हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं, एक किसी से छुपा हुआ नहीं, और भारत और भारतीयता का प्रतीक क्या होना चाहिए, आज की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। अगर हम इन सभी पक्षों को साथ में लेकर के चलेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि हम जब प्रशासनिक व्यवस्था के किसी पाठ्यक्रम को और किसी कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं, हमें रामायण को, हमें महाभारत को, हमें भारत के उन सभी प्रसंगों को साथ में लेके चलना चाहिए जो वास्तव में न केवल वर्तमान को बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करने के लिए प्रेरित कर सके। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि संकल्प जैसी संस्थाओं ने पूर्व जो हमारे सिविल सेवा से जुड़े हुए अधिकारीगण हैं उनके साथ मिलकर के एक बेहतरीन कार्य किया है, और यह एक बहुत छोटे कार्य कालखंड के दौरान युवाओं के एक विश्वास का प्रतीक बनने में सफल हुई है। एक बड़ी उपलब्धि होती है किसी संस्था के लिए 25-26 वर्ष के अंदर ही जन विश्वास का प्रतीक बन सके, क्योंकि मैं अक्सर देखता था, सांसद था तब भी और आज भी अक्सर इस बात को लेकर के मेरे पास बहुत सारे युवा आते हैं कि हम संकल्प के साथ जुड़ना चाहते हैं, और कैसे हम जुड़ पाएंगे इसके बारे में जानने की उनके मन में एक उत्सुकता होती है। और मुझे लगता है हमें इसके दायरे को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाना होगा इसके बारे में भी मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा। मुझे याद है अभी जब कोटा में कोरोना के समय उत्तर प्रदेश के लगभग 14,000 प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र छात्राएं वहां लॉकडाउन में फंस गई थी। मेरे सामने एक चुनौती था। चुनौती इस बात की कि लॉकडाउन है, दूसरी तरफ जितने भी बच्चे थे सब टीनेजर्स थे, इन सबको सुरक्षित घरों तक पहुंचाना। अगर एक भी बच्चा के साथ कोई घटना दुर्घटना हो गई, क्योंकि उस समय कोटा में कोरोना ने अपना कहर बरपाना प्रारंभ कर दिया था,
एक भी बच्चे के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती तो मीडिया को उसमें एक मसाला मिलता है। हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें वहां भेजी और मैंने सभी बच्चों को सुरक्षित निकालकर उनके घरों तक भेजा और एक शर्त के साथ सबके साथ मैंने संवाद बनाया था। ऐसे वर्चुअली संवाद बना करके सबसे मैंने सबसे एक संकल्प करवाया था कि उन्हें 21 दिन तक होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, कहीं नहीं जाएंगे और जब घर से बाहर निकलना ही होगा तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करेंगे। उन सभी बच्चों ने इसको फॉलो किया, सभी ने इसका पालन किया। 15,000 बच्चे हमारे प्रयागराज में थे, ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, इन्हें भी सुरक्षित घरों तक पहुंचाने का कार्य हुआ। और उस समय मेरे मन में एक बात सामने आई थी कि अगर हम कमिश्नरी स्तर पर, उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरी हैं, 18 कमिश्नरी स्तर पर हम लोग इस प्रकार की संस्थाओं को स्थापित कर सकें तो युवाओं को अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच मिलेगा। और मुझे लगता है उस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मैं संकल्प जैसी संस्थाओं का आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस दिशा में वे लोग सहयोगी बन सकेंगे, अपना सहयोग दे पाएंगे तो मुझे अपार प्रसन्नता होगी। मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए श्रीमान नंदकिशोर गर्ग जी का, श्रीमान प्रोफेसर राजकुमार भाटिया जी का, संतोष जी का, कन्हैया जी का, डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी का और आप सभी अन्य महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि संकल्प आप जैसे सुधीजनों के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में आज की वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रख करके युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देने का कार्य निरंतर आगे करते हुए इसके आयाम को और विस्तृत रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको गोपाष्टमी की भी अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महाराज जी, बहुत ही उत्तम प्रकार से आपने राम राज्य कृष्ण जी, भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया निष्काम कर्मयोग का मंत्र, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा दी गई संवेदनशीलता की शिक्षा और चाणक्य और चंद्रगुप्त के उदाहरण देते हुए प्राचीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ और वर्तमान में भी इस प्रकार की एक संवेदनशील सरकार देश के सबसे बड़े प्रदेश में आपके नेतृत्व में चल रही है और इस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों को साथ लेकर और प्रशासनिक क्षमता उनकी बढ़ाते हुए इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक अच्छा सुशासन भी स्थापित हुआ है, उसके लिए अच्छे उदाहरण आपने हम सबके सामने प्रस्तुत किए। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे आदरणीय राजकुमार भाटिया जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सबके मध्य में प्रस्तुत करें। आदरणीय राजकुमार जी भाटिया। मैं सब अनम्यूट कर लीजिए राजकुमार जी। परमादरणीय योगी जी, आदरणीय नंदकिशोर गर्ग जी एवं मित्रों, कई वर्षों से संकल्प के द्वारा व्याख्यानमाला की जाती है। आज भी व्याख्यानमाला का पहला दिन है और उसमें जिस विषय पर योगी जी को आमंत्रित किया गया, मैं समझता हूँ कि शायद संकल्प ने भी ऐसा विषय पहली बार चुना होगा और विषय के बिल्कुल जो के लिए सबसे उत्तम व्यक्ति थे योगी जी, उनको इस पर वक्ता के रूप में बुलाया। योगी जी संस्कृति, अध्यात्म और प्रशासन के मूल रूप हैं, जैसा उनके परिचय में कन्हैया जी ने कहा था। मैं समझता हूँ कि शायद ये विषय इस तरह से पहली बार लिया गया होगा। संकल्प के द्वारा दिशाबोध
दिशा को शिविर उनके लिए किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा विषय है कि जो प्रशासनिक जगत में इस विषय की चर्चा भी होनी चाहिए, और आज के इस कार्यक्रम से इसकी गूंज प्रशासनिक जगत में अवश्य जाएगी। मैं ये भी कहूँगा कि इस पर एक अच्छा खासा नोट संकल्प के द्वारा बनाया जाए और वो प्रशासनिक जगत में उसको लोगों तक पहुँचाया भी जाए। जहाँ तक भारत की बात है तो संस्कृति, भारतीय संस्कृति अध्यात्म के बिना शून्य है, और भारत भी और अध्यात्म के बिना भारत का भी कोई अस्तित्व नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि भारत को इसलिए बड़ा बनना है क्योंकि उसको विश्व का नेतृत्व करना है, और भारत बिना अध्यात्म के भारत की कल्पना करना ये असंभव बात है। और जब भारत के प्रशासन की बात आती है, और क्योंकि संकल्प प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ा हुआ मंच है, तो प्रशासन अपने आप में कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं होती। प्रशासन को देश की कल्चर, देश की संस्कृति, देश में कौन से मूल्य ये महत्व के हैं, इसको समझकर ही प्रशासन को काम करना चाहिए। कितने करते हैं कि नहीं करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन करना चाहिए। और संकल्प ये अवश्य करता है कि इस प्रकार की संवेदनशीलता जो सेवा में जाने वाले लोग होते हैं उनमें वो एक विषय को पहुंचाने का प्रयास करता है, या बड़ी संख्या में जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनके बीच विषय की चर्चा चलती है। और सेवानिवृत्त अधिकारियों के संपर्क में जो सभी सेवा में सेवारत अधिकारी हैं वो भी संपर्क में आते हैं, और कोई भी विषय एक बार चलता है तो वो बहुत लोगों तक जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत ऐसा विषय संकल्प ने उठाया है, और योगी जी ने उसका विस्तार से वर्णन किया है। मुझे उसमें विषय पर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं लगती। तो ये विषय ज़रूर प्रशासनिक जगत में एक बौद्धिक विषय के रूप में प्रशासनिक जगत में जाना चाहिए, और मुझे विश्वास है ये जाएगा भी। इससे अधिक इस समय कोई समय लेना मैं उपयुक्त नहीं समझता। मैं संकल्प का आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसे सत्र में अध्यक्षता का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा दास जी। मैं हमारे प्रमुख कार्यकर्ता श्रीमान सुमन देव जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी अतिथियों का धन्यवाद संकल्प की ओर से व्यक्त करें। श्रीमान सुमन देव जी। नमस्कार। परमादरणीय श्री योगी जी महाराज, उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक आध्यात्म के साथ प्रशासन और संस्कृति का स्वरूप कैसा बन सकता है इस विषय को रखा। यदि आज के युग में चाणक्य की तलाश करनी हो तो योगी जी के रूप में भारत को प्राप्त है। हमने देखा है कि आदरणीय योगी जी बड़े चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, और उन्होंने इसको करके दिखाया है। यदि गुरु गोविंद सिंह जी संत सिपाही थे तो आदरणीय योगी जी संत मुख्यमंत्री के नाते भविष्य में जाने जाएंगे।
संकल्प के जो ये शब्द हैं, संवेदनशीलता, उत्कृष्टता आदि, उनके विषय में आदरणीय योगी जी ने बड़े उदाहरण देकर हमें समझाया। कैसे भारतीय मनीषा ने भिक्षा लेने और देने में ही अहंकार का नाश कैसे हो सकता है, ये उन्होंने बताया। चाणक्य ने प्रशासनिक दीपक बुझाकर, अपना दीपक जलाकर जिस प्रकार का व्यवहार किया, उस प्रकार का व्यवहार सार्वजनिक जीवन में और प्रशासन में अत्यंत आवश्यक है। और इन सब विषयों को आदरणीय योगी जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से जोड़कर हमारे सामने संजोया। मैं परम आदरणीय योगी जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वे हमारे कार्यक्रम में आए। भविष्य में भी उनका आशीर्वाद संकल्प को मिलता रहेगा। आदरणीय भाई श्री राजकुमार भाटिया जी, श्री नंद किशोर गर्ग जी,